नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रामतीत भारती आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एंड एनसीईआरटी में। साथियों, हमारे जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसकी आज हमारी 20 क्लास है। ठीक है। और इसके अंतर्गत हम आपको करेंगे सांख्यिकी अर्थशास्त्र। ठीक है। इसके जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट हैं वो हम आपको आज क्लास के थ्रू कराएंगे। और इससे पहले हम 9 यूनिट को कवर कर चुके हैं। 9 यूनिट जो हमारी है उनको कवर कर चुके हैं। आकर आपको वो क्लास हमारी देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप हमारी पुरानी क्लासों को देख सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ करते हैं हम आज की क्लास की शुरुआत। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे माध्यिका और बहुलक के संबंध के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कई बार रिपीट हुआ है तो मैंने सोचा इसे आपको बता देना चाहिए। रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में, इनमें तीनों में क्या संबंध होता है। ये क्वेश्चन हर बार ही आ जाता है किसी न किसी रूप में, तो या न्यूमेरिकल पूछ लेगा मैथ, या फिर आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। सॉरी, फॉर्मूला माध्यिका और बहुलक में संबंध, और बहुलक में संबंध। ठीक है साथियों, तो ये होता है हमारा z बराबर 3m माइनस 2x बार। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर z जो होता है, z हमारा बहुलक होता है, यानी कि मोड, और जो m हमारा होता है ये माध्यिका होती है, माध्यिका यानी कि मीडियन, और हमारा x बार यहाँ पर जो होता है ये माध्य होता है। ठीक है, माध्य यानी कि मीन। तो ये फॉर्मूला आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इस फॉर्मूले को याद रखें। इस फॉर्मूले पर आपको न्यूमेरिकल भी मिल जाता है एग्जाम में, और न्यूमेरिकल के साथ साथ आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली मिल जाता है। ठीक है, अगले अब हम बात करेंगे परिमाप विचलन के बारे में, परिमाप विचलन के बारे में। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर जो प्रतीक है, सिग्मा का मतलब है परिमाप विचलन। ठीक है, परिमाप विचलन, और ये छोटा सिग्मा कहलाता है। ठीक है, ये स्मॉल सिग्मा है, स्मॉल सिग्मा है, और हमारा ये जो है ना, ये बड़ा सिग्मा होता है, बिग सिग्मा, सिग्मा। ठीक है, तो सिग्मा में आप ध्यान रखना। और सिग्मा डी स्क्वायर जो हमारा होता है ये समांतर माध्य से लिए गए, माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का जोड़ है, विचलनों के वर्गों का जोड़ है। ठीक है, और n हमारी पदों की कुल संख्या है, पदों की कुल संख्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से परिमाप विचलन का फॉर्मूला कौन सा है, या फिर आपको जो सम्मिलित वाले क्वेश्चन होते हैं,
सुमेलित वाले क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो बस आप ये याद रखना कि जो परिमाप विचलन है इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सिग्मा बराबर सिग्मा डी अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपन एन, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, यानी कि इसको हम बोलते हैं हिंदी में असममित वितरण। वैसे तो इसका बहुत सिलेबस है, ठीक है, एक दिन में क्या 4-5 दिन में भी कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ वही पॉइंट बता रहा हूँ जो एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और बाकी इसका जो थोड़ा पार्ट और बचेगा थ्योरेटिकल वाला, वो हम जब आपकी 5-6 की पॉइंट जो स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पर वो आपका कवर हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसकी 3 कंडीशन होती है, ठीक है, और ये जो आता है ना ये स्क्यूनेस के अंतर्गत आता है। ठीक है, विषमता के अंतर्गत, स्क्यूनेस के अंतर्गत। तो इसमें 3 कंडीशन होती हैं। सबसे पहली कंडीशन हम यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे, सेकंड कंडीशन यहाँ बनाएंगे और थर्ड कंडीशन हम यहाँ बनाएंगे। ठीक है, एक ही चित्र में आपको तीनों कंडीशन हम बनाकर दिखाएंगे। तो हमारी पहली जो कंडीशन होती है वो इस प्रकार की होती है। ठीक है, इस प्रकार की होती है। इसको हम बोलते हैं नो स्क्यूनेस, यानी विषमता का अभाव पाया जाता है। यहाँ पर विषमता का अभाव पाया जाता है। हम कह सकते हैं कि जो माध्य होता है, माध्यिका और बहुलक, इन तीनों का इक्वल मान अगर आ जाए, ठीक है, इन तीनों का अगर इक्वल मान आ जाए तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा विषमता का अभाव, नो स्क्यूनेस। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आप ध्यान रखें। मतलब यहाँ जो माध्यिका और बहुलक है, इनके जो वैल्यूज है ना वो बराबर होती है। ठीक है, एक और आता है, इसको बोलते हैं हम, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया। ठीक है, नो स्क्यू हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया। ठीक है, सेकंड हमारा होता है पॉजिटिव स्क्यूनेस, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक विषमता, स्क्यूनेस, धनात्मक विषमता। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होता है, ये कुछ यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, यानी यहाँ से उठेगा और ये इधर को झुका हुआ होता है। ठीक है, ये मान लेते हैं, इधर को ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ जो माध्य का मान होता है हमारा, ये सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा हमारा माध्यिका का मान होता है, उससे छोटा हमारा बहुलक का मान होता है। ठीक है, ये वाली कंडीशन बनेगी तो क्या होता है, धनात्मक विषमता। ठीक है, धनात्मक विषमता। और इसकी जो थर्ड कंडीशन होती है, ये यहाँ से स्टार्ट होगा इस तरह से और कुछ इस तरह से ये यहाँ को आएगा। ठीक है, ये हमारी नेगेटिव स्क्यूनेस है, ये हमारी थर्ड कंडीशन है। ठीक है, नेगेटिव स्क्यूनेस है। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात ये है, विषमता, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब नो स्क्यू होता है तो माध्यिका और बहुलक का मान क्या होता है, बराबर होता है। जब धनात्मक विषमता होती है तो जब धनात्मक विषमता आएगी तो माध्य का मान जो होता है ना वो सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा माध्यिका का मान होगा, यानी ये माध्यिका है। ठीक है, माध्यिका, और ये x बार है ना, ये माध्य है, कन्फ्यूजन मत हो। ठीक है, और ये बहुलक है z। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको फॉर्मूला पहले बताया है। ठीक है,
तो इन दोनों का अगर सबसे बड़ा मान माध्य का है, उससे छोटा माध्यिका का है और उससे छोटा बहुलक का है, तब हमारी पॉजिटिव स्क्यूनेस वाली कंडीशन बनती है। ठीक है। अब अगर इसका उल्टा हो जाए, किसका उल्टा, कि x बार का मान सबसे छोटा हो जाए, ठीक है, उससे बड़ा माध्यिका का और बहुलक का मान सबसे बड़ा हो, तब इस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं ऋणात्मक विषमता। ठीक है, ऋणात्मक विषमता। और इनके जो फिगर होते हैं वो इस तरह से बनते हैं, वक्र होते हैं वो इस तरह से बनते हैं। ठीक है। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन ना बहुत आता है, प्रसमान वक्र के क्षेत्रफल संबंध। प्रसमान वक्र के क्षेत्रफल संबंध। ठीक है साथियों, संबंध ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। ठीक है, तो आप इसको याद करने में ना बिल्कुल भी लापरवाही ना बरताओ, बहुत सिंपल है, मैं आपको समझा दूंगा, बस आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बनेगा। बिल्कुल घंटी के आकार का। ठीक है, जैसे घंटी होती है ना हमारी, उसके आकार का बनेगा ये घंटी के आकार का बनेगा। ठीक है, यहाँ तक इस तरह से बना लीजिए आप। इस लाइन को थोड़ी और आगे बढ़ा लेते हैं, घंटी के आकार का। ठीक है, ये इस तरह से बन गया। अब इसमें 3 कंडीशन होती है। एक कंडीशन हमारी जो होगी वो यहाँ होगी। ठीक है, सेकंड कंडीशन यहाँ होगी, सेकंड कंडीशन यहाँ होगी। ठीक है, और थर्ड कंडीशन हमारी यहाँ होगी। ठीक है, ये वाली। अब इनका क्षेत्रफल होता है अलग अलग, और क्षेत्रफल से ही ना आपको क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर। जैसे कि ये वाली हो गई, ये वाली। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं हम, ये इधर को हम, ये पॉइंट बीच का, इधर को जाएंगे तो नेगेटिव जाएंगे, इधर को जाएंगे तो प्लस जाएंगे। ठीक है, ये हो गया सिग्मा काय का माइनस का, ये 2 सिग्मा काय का प्लस का, और सॉरी माइनस का, और ये हो गया हमारा 3 सिग्मा काय का माइनस का। इधर यही चीज़ें इधर प्लस की हो जाएंगी, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल लिख लेते हैं, उसके बाद बताऊंगा मैं आपको कि इसका क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। 68.27%। और इस वाली की जो, इस वाले का जो क्षेत्रफल होता है इसका होता है 95.45%। ठीक है, और जो थर्ड वाली हमारी बची, ये वाली, इसका हमारा जो क्षेत्रफल होता है 99.73%। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे इस तरह से आएगा कि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 1, सॉरी इस तरह से मतलब ऐसे इस तरह से आएगा, -1 सिग्मा कॉमा +1 सिग्मा के बीच क्षेत्रफल कितना होता है। तो देखो ये 1 सिग्मा हो गया, ठीक है, माइनस का, और ये प्लस का हो गया, तो इसके बीच कितना क्षेत्रफल है, 68.27%। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा अगला कि माइनस के 2 सिग्मा प्लस 2 सिग्मा, यानी माइनस के और प्लस के, इनके बीच कितना होगा, तो इनके बीच ये वाला होता है 95.45%। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से आएगा, 3 सिग्मा माइनस के और प्लस के 3 सिग्मा, तो इसका हमारा क्षेत्रफल होता है 99.73%। ठीक है, तो आपको ये 3 कंडीशन याद होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। आगे हम बात करेंगे सहसंबंध के बारे में। ठीक है, यानी कि कोरिलेशन के बारे में।
सह संबंध के बारे में। सह संबंध, इसको हम बोलते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन, ठीक है, कोरिलेशन डबल आर होता है, ठीक है। अब कोरिलेशन क्या होता है, इसकी 4 कंडीशन होती है और उन 4 कंडीशन से सवाल पूछा गया अब तक जो मैंने देखा है ओल्ड पेपर में, वहाँ पर 4 कंडीशन से सवाल पूछा गया, वो 4 कंडीशन मैं आपको बताऊंगा। अब जब जैसे सह संबंध क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक समूहों या वर्गों या समक श्रेणियों के बीच एक निश्चित संबंध होता है ना, तो उसे सह संबंध बोलते हैं, ठीक है। तो आपको इसकी परिभाषा याद नहीं रखनी, आपको केवल इसकी जो फिगर बनती है ना, जो वक्र बनता है वो याद रखना है। तो पहला वक्र हम बनाते हैं, ठीक है। तो पहला वक्र हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा। और इसकी पहली कंडीशन जो होती है इसको हम बोलते हैं पूर्ण धनात्मक संबंध। पूर्ण धनात्मक सह संबंध, ठीक है, सह संबंध, सह संबंध, ठीक है। संबंध ऐसे भी लिख देते हैं हम, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन है तो ये क्या होगा, ये हमारा पूर्ण धनात्मक सह संबंध का चित्र बनेगा, ठीक है, पूर्ण धनात्मक सह संबंध का। तो यहाँ हम अगर भाषा में बोलें, जैसे कभी कभी भाषा में क्वेश्चन आ जाता है, तो मतलब बाएं तरफ नीचे से दाएं ऊपर की ओर क्वेश्चन आता है कि अगर बाएं तरफ नीचे से दाएं ऊपर की ओर अगर वक्र बन रहा है तो इनमें क्या संबंध होता है, तो इनमें पूर्ण धनात्मक सह संबंध होता है, ठीक है साथियों। अब आगे हम बात करेंगे सेकंड कंडीशन के बारे में, सेकंड कंडीशन के बारे में, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण ऋणात्मक सह संबंध। ऋणात्मक सह संबंध, सह संबंध, ठीक है। इसका जो चित्र होता है वो कुछ इस तरह से होता है, इसका चित्र इस तरह से होता है, ठीक है। मतलब उसका ना उल्टा होता है पॉजिटिव वाले का, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन हो गई हमारी, पूर्ण ऋणात्मक सह संबंध की। इसमें अगर भाषा आए तो बाएं ऊपर से दाएं नीचे की तरफ, दाएं नीचे की तरफ अगर वक्र जाए, नीचे की तरफ अगर वक्र जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे, पूर्ण ऋणात्मक सह संबंध, ठीक है। और इसकी जो हमारी थर्ड जो कंडीशन होती है, इसकी जो थर्ड कंडीशन होती है हमारी सीमित धनात्मक संबंध, सीमित धनात्मक सह संबंध, ठीक है। इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से बनती है, इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से बनेगी, इसकी कंडीशन इस तरह से बनती है, ठीक है। तो भाई बाएं नीचे से दाएं ऊपर की ओर अगर भाषा आएगी तो बस इसमें ये थोड़ा इसकी जो कह सकते हैं भिन्न मोटी होती है, ठीक है। तो ये सीमित धनात्मक सह संबंध हो गया हमारा,
ठीक है, आगे हम बात करेंगे नंबर 3, सीमित ऋणात्मक सहसंबंध। सीमित ऋणात्मक सहसंबंध के बारे में, सहसंबंध, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसे बनेगा, मतलब जैसे ही वो बनाया था ना हमने उल्टा, इस तरह से, बस इतना डिफरेंस है इनमें, आपको ये चीज़ याद रखनी है। कभी कभी चित्र के माध्यम से या कभी कभी भाषा के माध्यम से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सीमित ऋणात्मक सहसंबंध हो गया। आगे एक सहसंबंध का अभाव, ठीक है, ये फिगर भी हमारा बनता है, सहसंबंध का अभाव, ठीक है। ये हमारी एक कंडीशन बनती है। ये कंडीशन कुछ इस तरह बनती है। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ना कोई भी ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि वो तो हमारा जो था ना सिंपल थे। ये ग्राफ का पेज जो होता है ना उस पर बनते हैं डायग्राम, ठीक है। तो मैं उसी की तरह आपको बना के दिखाऊंगा। जो मैंने पीछे भी फिगर बना रखे हैं वो भी ग्राफ के पेज पर बनते हैं, ठीक है। इस तरह से ये होगा। और यहाँ पर जो सहसंबंध की जब स्थिति होती है ना, तो इस तरह से ये इस तरह से होता है, मतलब कोई ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है। इस तरह से होगा ये, मतलब यहाँ तक बिंदु होंगे ये, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये सहसंबंध का अभाव वाली स्थिति है, ठीक है। अब आगे हम एक दो फॉर्मूले हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। उनके बारे में बात कर ले। एक फार्मूला आता है बाउली फार्मूला, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। बाउली फार्मूला, बाउलिश फार्मूला, ठीक है। ये कुछ इस तरह से होता है, एस के बराबर Q3 प्लस Q1 2n। अब इतना समय नहीं है कि आपको इन चीज़ों को एक्सप्लेन कराया जाए, तो इसलिए आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि आप इनको याद कर लें, ठीक है। आगे जब हम इसका विस्तार पूर्वक कोर्स लेके आएंगे तो वहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला होता है कैली फार्मूला, कैलीज फार्मूला, ठीक है। ये होता है एस के बराबर D9 प्लस D1 माइनस 2m अपॉन D9 माइनस D1, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बचती है, ठीक है, यानी कि सैम्पलिंग मेथड। क्या बचता है? सैम्पलिंग मेथड। और सैम्पलिंग मेथड से क्वेश्चन आपको 99% मिल जाएगा।
सैम्पलिंग मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी कि नमूना विधि, जो नमूना लेते हैं हम उनकी क्या क्या विधियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये विधि दो प्रकार से होती है। कौन से प्रकार से होती है? एक तो हमारी होती है एक तरफ होती है हमारी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, इसको रैंडम सैम्पलिंग बोला जाता है, रैंडम सैम्पलिंग भी बोला जाता है। ठीक है, और दूसरी जो हमारी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, इसको नॉन रैंडम भी बोलते हैं, नॉन रैंडम, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जाएगा, इनके टाइप होते हैं। ठीक है, टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, टाइप से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि ये कौन सी है, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो आती हैं वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आती है। इसको आप इंग्लिश में ही याद रखें। ठीक है, हिंदी के नामों में ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने हिंदी आपको इसका नहीं बताया। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, और यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में मिल जाएगा। नंबर 2, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। ठीक है, नंबर 3 जो हमारी होती है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, और चौथी जो हमारी होती है क्लस्टर सैम्पलिंग। पांचवी जो हमारी होती है एरिया सैम्पलिंग। छठी हमारी होती है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ठीक है, ये तो हमारी किसकी होगी, ये तो प्रोबेबिलिटी वाली सैम्पलिंग होगी। ठीक है, इसको हम रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। दूसरी तरफ आ रही नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, यानी कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग। इसके भी कुछ टाइप होते हैं और इन टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर 1 जजमेंटल सैम्पलिंग, नंबर 2 कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक है, नंबर 3 कोटा सैम्पलिंग। नंबर 4 पैनल सैम्पलिंग। ठीक है, पैनल सैम्पलिंग। नंबर 5 शिनोवाल सैम्पलिंग। तो बस ये आपको टाइप याद रखनी है, आगे इसमें कुछ और नहीं है। आज की क्लास हमारी इतनी थी, और इसमें जो क्वेश्चन आते हैं थ्योरेटिकल वाले, और ये सम्मिलित में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, तो वो हम आपको की पॉइंट में कवर करा देंगे। और आज हमारी क्रैश कोर्स की ये लास्ट क्लास थी। ठीक है साथियों, क्रैश कोर्स की लास्ट क्लास थी। एक दो टॉपिक अगर बचे भी हैं वो हम की पॉइंट की मदद से करा देंगे, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो साथियों, ये हमारा क्रैश कोर्स आज कंप्लीट होता है। अब हम 5 सितंबर से आपको लेकर आ रहे हैं की पॉइंट क्लास, तो उन क्लासों को आप ज़रूर देखें। तो साथियों, मिलते हैं एक अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।